हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो अब तक की वीडियो में हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज की जो वीडियो रहेगी इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा आपको, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड और मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मतलब कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, और इसके मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा। चलिए पढ़ते हैं फिर। मैंने आपको क्या बताया था, कैश फ्लो प्रिपेयर करने के अपने पास दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं था। इनडायरेक्ट मेथड कौन सा मेथड होता है, जिसमें जो कैश फ्लो हम प्रिपेयर करते हैं वो प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। जब हमने स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करी होगी वहाँ तक हम सारे एक्सपेंसेस माइनस कर चुके होंगे, यहाँ तक कि जो टैक्स हमने पे की होगा वो भी हमने माइनस कर दिया होगा। बट जो हम कैश फ्लो प्रिपेयर करते हैं एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, उसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें फॉर्मेट में ऐसे स्पेसिफाई कर रखा है कि हम कैश फ्लो इस तरीके से शो करेंगे। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाल लेंगे, मतलब कि जो टैक्स का इम्पैक्ट था वो सबसे पहले हम रिमूव करेंगे, फिर हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल लेंगे और बिल्कुल एंड में जाकर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम दिखाएंगे कि हमने टैक्स कितना पे किया। ये एक टाइप का प्रेजेंटेशन का वे है। अब तक हमने क्या किया, हमने प्रिपेयर कर लिया होगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमने जितना टैक्स पे किया होगा वो हमने कर दिया होगा माइनस। इसलिए जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और जब हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वहाँ पर हम क्या ऐड करते हैं, वहाँ पर ऐड करते हैं हम जो प्रोविज़न हम बनाते हैं टैक्स का। और जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, तुम्हारी बिल्कुल एंड में आते हैं, तब वहाँ पर हम उस टैक्स के इम्पैक्ट को रिड्यूस करते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम पूरा का पूरा कैश निकालते हैं कि कितना कैश आया। इसलिए जो हमने टैक्स पे किया था वो हम ऐड कर देंगे ताकि हम टैक्स के इफेक्ट को रिमूव कर दें। अब आपको पता है टैक्स क्या है, टैक्स जब हम पे करेंगे कैश तो बिजनेस से जाएगा ही है, और टैक्स क्या होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में आकर हम इसको लेस कर देते हैं। ये तो थी टैक्स की थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट। अब टैक्स के वो आपको एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है, सबसे पहले वो दे सकता है आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स। अब प्रोविज़न फॉर टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोविज़न का मतलब क्या होता है। और प्रोविज़न और रिजर्व आप क्लास 11th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अब आपको पता है कोई अमाउंट हमें फ्यूचर में पे करना होता है, वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो वो टाइप होगा जिसमें जो हमारा अमाउंट होगा वो अनसर्टेन रहेगा। अनसर्टेन का मतलब कि हमें पता नहीं कि किसको कितना अमाउंट देना है, बट हमें सिर्फ ये पता है कि हमें 10,000 देने पड़ सकते हैं, 20,000 देने पड़ सकते हैं, बट हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन हो सकती है जब हमें सर्टेन पता हो कि राम को हमने 20,000 देने हैं, शाम को हमने 30,000 पे करने हैं। जो अनसर्टेन अमाउंट होता है और पे कब करना है, पे करना है फ्यूचर में, और सर्टेन अमाउंट भी कब पे करना है, फ्यूचर में। जो अनसर्टेन अमाउंट है और जो फ्यूचर में पे करना है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम प्रोविज़न। मतलब कि इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोविज़न। और जो अमाउंट सर्टेन है और पे करना है फ्यूचर में, इसे बोलते हैं हम लायबिलिटी। अब आपने क्लास 11th में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, और उस कंसेप्ट का नाम क्या था, उस कंसेप्ट का नाम था प्रूडेंस। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, जो हमारे फ्यूचर में एक्सपेंस हो सकते हैं, फ्यूचर में लॉस हो सकते हैं, हम उसका स्टार्टिंग से ही एक प्रोविज़न बना लेते हैं। प्रोविज़न बनाने का मतलब कि हम प्रॉफिट एंड लॉस से अलग ही अमाउंट निकाल कर रख लेंगे ताकि हम इस एक्सपेंस को मीट कर सकें फ्यूचर में। प्रोविज़न हम टैक्स का क्यों बना रहे हैं, अब आपको पता है जो कंपनी है वो प्रॉफिट अर्न करेगी। अब कंपनी, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये है कंपनी, ये क्या अर्न करेगी, ये अर्न करेगी प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट अर्न करेगी, इस प्रॉफिट पे उसे क्या पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा उसे टैक्स। टैक्स फ्यूचर में पे करना है। अब कंपनी को पता तो है फ्यूचर में टैक्स पे करना है, बट ये नहीं पता कितना टैक्स पे करना है। इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ पोर्शन निकाल के साइड में रख लेगी, और उसे क्या बोल लेंगे हम, उसे बोल लेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स। अब प्रोविज़न फॉर टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, इसे जानने से पहले आपको कंपनी का थोड़ी बहुत टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए। जो कंपनी का टैक्स कैलकुलेट होता है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, वो कैलकुलेट होता है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग।
और ये टैक्स आप स्टडी करोगे अपनी हायर क्लासेस में। सो अभी तक आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए जो कंपनी का टैक्स है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, वो होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। अब आपको पता है जो कंपनी है उसका फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, उसका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2021। सो ये 2021 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। और ख़त्म कब होते हैं, ये ख़त्म होता है हमारा 31 मार्च। और जैसे कि इस साल का फाइनेंशियल ईयर क्या है 2022। सो अपना फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होगा 2021 में, एंड कब होगा 2022 में। सो 31 मार्च 2022 जब आएगी हम क्या प्रिपेयर कर लेंगे, हम प्रिपेयर कर लेंगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और हम अपनी प्रिपेयर कर लेंगे बैलेंस शीट। सो इस तारीख तक आकर कंपनी को पता लग चुका है कि उसने कितने प्रॉफिट अर्न किए। अब जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उस पर कंपनी क्या पे करती है, कंपनी पे करती है टैक्स। टैक्स किसको पे करती है, टैक्स पे किया जाता है गवर्नमेंट को। अब जो कंपनी अपना टैक्स पे करेगी, कंपनी की आपको पता है रिटर्नें जाती हैं। ऐसी ही अगर आपको नहीं पता हो आप अपने पापा से पूछना, उनकी भी इनकम टैक्स रिटर्न जाती है। सो जो कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न जाती है जिसके अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करती है, उसकी ड्यू डेट कब होती है, उसकी ड्यू डेट लगा लो आप, सितंबर से लेकर नवंबर तक होती है। सितंबर नवंबर कब होगा ये, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर शुरू कब हुआ 1 अप्रैल 2021, ख़त्म कब हुआ 31 मार्च 2022। सो जो ये फाइनेंशियल ईयर है इसका इनकम टैक्स कब पे करेगा वो, सितंबर 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक। सो ये नॉर्मल डेट होती है इनकम टैक्स पे करने की। अब इसमें भी डिफरेंट होता है कि किस कंपनी की ड्यू डेट कब होगी, आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 को ख़त्म हुआ उसकी इनकम टैक्स रिटर्न कब जाएगी, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न जाएगी सितंबर 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक। सो जो कंपनी को अब पता है, कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पता लग गया, कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया। अब उसको पता भी है उसे सितंबर से लेकर नवंबर तक अपनी क्या फाइल करनी है, उसे फाइल करनी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न। इसलिए अब कंपनी को पता है कंपनी को फ्यूचर में पे करना है इतना अमाउंट, बट कंपनी को अभी नहीं पता क्योंकि पे कब करना है सितंबर से लेकर नवंबर तक। और कंपनी को अभी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कि कितना उसे टैक्स पे करना पड़ सकता है फ्यूचर में। सो कंपनी क्या करेगी, कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस से एक सेपरेट पोर्शन अलग रख लेगी और उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स। सो आपको पता लग गया फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म होता है और उसकी जो ITR है, जो मतलब इनकम टैक्स है, वो कब से कब तक पे किया जाता है। सो कंपनी एडवांस में क्या बना लेती है, कंपनी एडवांस में बना लेती है प्रोविज़न फॉर टैक्स। अब जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है उसका कैश फ्लो में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ये अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले प्रोविज़न फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट करने से पहले आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए थी, वरना अगर मैं आपको डायरेक्टली प्रोविज़न फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट बता देता वो एक टाइप से क्रैमिंग होती। बट अब आपको लॉजिक समझ आ गया, अब आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। अब जो आपका एग्जामिनर है वो आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स का डिफरेंट ट्रीटमेंट दे सकता है। केस नंबर 1 क्या हो सकता है, केस नंबर 1 में वो आपको इस टाइप से देगा, जैसे कि वो क्वेश्चन में दे देगा आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स और दे देगा अमाउंट कितना 12,000, और मतलब वो इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि टैक्स कितना पे किया, बस वो ये दिखाएगा कि हमने प्रोविज़न इतना बनाया है 12,000 का। तो तब हम क्या लॉजिकल एजम्पशन लगाते हैं कि जो हमने प्रोविज़न बनाया वो मतलब ना तो पिछले साल का प्रोविज़न देगा ना इस साल का प्रोविज़न देगा, वो सिर्फ एक एंट्री दे देगा कि प्रोविज़न फॉर टैक्स 12,000। तब हम ये लॉजिकल एजम्पशन लगाते हैं कैश फ्लो में कि जितना हमने प्रोविज़न बनाया होगा इस साल वो हमने टैक्स भी पे कर दिया होगा। सो जब हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सो वहाँ पर हम टैक्स का इम्पैक्ट रिमूव करते हैं। सो सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे और जब अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म होगी तब हम लास्ट में आकर इसको माइनस कर देंगे। और अपनी लॉजिकल एजम्पशन क्या कि जितना हमने प्रोविज़न बनाया होगा उतना हमने टैक्स पे कर दिया होगा साल के एंड में आकर। सो पहले जब हम टैक्स का इम्पैक्ट रिमूव करेंगे उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा वहाँ पर हमने इसको माइनस कर दिया होगा, इसलिए पहले इसको ऐड करेंगे। बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इससे कैश तो गया ही है ना, सो इसलिए हमें इसको एंड में आके क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो ये था केस नंबर 1, जब वो आपको सिंपली क्वेश्चन में इस टाइप की कुछ एडजस्टमेंट दे देगा। सो पहले आपको उसको ऐड करना है, फिर आपको उसको माइनस करना है, और क्या लॉजिक है ये मैंने आपको बता दिया। और केस नंबर 2 क्या हो सकता है, केस नंबर 2 हो सकता है वो आपको 2 साल के प्रोविज़न दे सकता है। 2 साल के प्रोविज़न देने का मतलब जैसे कि आप लिखो यहाँ पे 31 मार्च 2021
और दे देगा 31 मार्च 2022। और वो आपको न्यूमेरिकल में किस टाइप से देगा, वो न्यूमेरिकल में देगा आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स, और यहाँ पर दे देगा 1 लाख, मतलब कुछ भी फिगर दे सकता है। और सपोज करो यहाँ पे दे दी उसने 80,000। अब आपको बोलेगा कि आपको कैश फ्लो प्रिपेयर करना है इस साल का। कैश फ्लो किस साल का प्रिपेयर करना है, 31 मार्च 2022 को। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो कंपनी है उसे पता है कि उसे फ्यूचर में टैक्स पे करना है, सो इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस से अलग ही अमाउंट निकाल के रख लेती है टैक्स का। सो जो उसने 31 मार्च 2021 को टैक्स का अमाउंट अलग से निकाल के रखा, वो इसने पे कब किया होगा, वो इसने पे किया होगा सितंबर 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक। और जो उसने 31 मार्च 2022 को निकाला होगा, वो ये कब पे करेगा, वो पे करेगा सितंबर 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक। सो मतलब कि उसने पिछले साल का टैक्स इस साल में अगर पे किया होगा, और जो इस साल का टैक्स था ये अगले साल में पे करेगा जाकर। सो अब इस टाइप की सिचुएशन में हम कैश फ्लो में कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। अब मुझे बताओ, जो इस साल हमने प्रोविज़न बनाया है, ये पैसा तो हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, क्योंकि सितंबर 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक अगला फाइनेंशियल ईयर लग जाएगा जब हम नेक्स्ट कैश फ्लो प्रिपेयर करेंगे अगले साल का। सो इससे बताओ क्या कोई कैश आउटफ्लो हुआ, नहीं हुआ ना, क्योंकि ये तो नेक्स्ट साल में जाना है पैसा, हमने बस प्रॉफिट एंड लॉस से अलग निकाल के रख दिया। सो कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। सो इसलिए इसको हम ऐड करेंगे शुरुआत में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने के लिए। और जो पिछले साल का प्रोविज़न था वो इस साल आकर हमने पे कर दिया होगा सितंबर 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक, क्योंकि अपना जो कैश फ्लो प्रिपेयर हुआ वो किस डेट के लिए प्रिपेयर हुआ है, वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रिपेयर हुआ। सो जो पिछले साल प्रोविज़न बनाया होगा हमने, वो इस साल आकर हमने पे कर दिया होगा। सो इसको कंसीडर करेंगे हम टैक्स पेड। सो सबसे पहले जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालेंगे, इसको वहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि इससे कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। बट जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल लेंगे, तो सबसे लास्ट में आकर जो हमने ये पिछले साल का प्रोविज़न बनाया, इसको हम एज्यूम करेंगे टैक्स पेड। और टैक्स पेड इसको क्यों एज्यूम करेंगे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सो इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे हम यहाँ पर माइनस। ये कब करते हैं हम, ये करते हैं हम तब जब उसने सिर्फ हमें दो इन्फॉर्मेशन दी हो, कि उसने प्रोविज़न पिछले साल का दे दियो और इस साल का दे दियो। सो जो पिछले साल का प्रोविज़न था उसे हम एज्यूम करते हैं टैक्स पेड, और जो इस साल का प्रोविज़न है उसे हम एज्यूम करते हैं कि हमने इतने का प्रोविज़न बनाया। और क्या एजम्पशन है ये मैंने आपको बता दिया। और अगर वो हमें सिंपली एक ही साल का प्रोविज़न दे, तब उसी को हम टैक्स पेड मान लेते हैं, उसी को हम प्रोविज़न मेड मान लेते हैं, उसी को हम ऐड करेंगे और उसी को हम प्लस करेंगे। सो अब आया अपना केस नंबर 3। सो जो अपना नेक्स्ट केस है केस नंबर 3, इसमें एग्जामिनर आपको इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे कि वो आपको क्या दे सकता है कि ओपनिंग प्रोविज़न का बैलेंस क्या है, क्लोजिंग प्रोविज़न का बैलेंस क्या है, और जो इस साल हमने प्रोविज़न में ट्रांसफ़र किए उसका बैलेंस कितना है, या इसके अलावा वो आपको दे सकता है टैक्स पेड। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम प्रिपेयर करते हैं प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। उसमें हम इनकम टैक्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उससे कैलकुलेट करेंगे कि हमने एक्चुअली में टैक्स कितना पे किया और हमने प्रोविज़न कितना बनाया। सो इस टाइप के क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। सो उसमें उसने हमें बोला है प्रिपेयर प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और उसने दिया हुआ है हमें प्रोविज़न का ओपनिंग बैलेंस 31/3/2016 को 1,50,000, 31/3/2017 को 2,10,000, और हमें उसके अलावा उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है कि हमने प्रोविज़न बनाया इनकम टैक्स का फॉर द ईयर 2017 और कितने का, 2,35,000 का। सो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं हम, इस टाइप के क्वेश्चन से डील करने के लिए सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। और अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है ये आप ऑलरेडी क्लास 11th में लेजर में स्टडी कर चुके हो। सो मैं यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, बस मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो उसने ओपनिंग बैलेंस क्या दे रखा है हमें प्रोविज़न का 1,50,000, क्लोजिंग दे रखा है 2,10,000। अब प्रोविज़न क्या होता है, प्रोविज़न एक टाइप की लाइबिलिटी होती है। सो इसका ओपनिंग बैलेंस किस तरफ ब्रॉट डाउन होगा, इसका ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा आपके क्रेडिट साइड। सो ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड कितना बैलेंस आ जाएगा, 1,50,000। सो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कितना आएगा,
अमाउंट उसने दिया हुआ है हमें 1,50,000। उसके बाद उसने हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कितना, 2,10,000। सो वो डेबिट साइड आएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन, और अमाउंट कितना दे रखा है, 2,10,000। उसके बाद उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने प्रोविज़न बनाया कितने का, इनकम टैक्स का 2,35,000 का। मतलब कि इस साल हमने प्रोविज़न में कितने ट्रांसफ़र किए, इस साल हमने प्रोविज़न में ट्रांसफ़र किए हैं 2,35,000। सो जब हम प्रोविज़न में ट्रांसफ़र करते हैं तब हमारी जर्नल एंट्री क्या हुई होगी। सबसे पहले मैं आपको जर्नल एंट्री बताता हूँ। सो हमने जर्नल एंट्री करी होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न। ये जर्नल एंट्री करी होगी जब हमने प्रोविज़न में ट्रांसफ़र किए होंगे इस साल में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि वो क्या शो कर रहा है, प्रॉफिट। सो जब प्रॉफिट रिड्यूस होंगे उसको करेंगे हम डेबिट, और प्रोविज़न में हमने ट्रांसफ़र किया, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई, सो इसलिए हम उसको करेंगे क्रेडिट। और इस जर्नल एंट्री को अब हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे, क्योंकि हम अकाउंट क्या बना रहे हैं, हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। और अब इस एंट्री को अगर हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो ये किस तरफ पोस्ट होगी, ये पोस्ट होगी आपकी क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अमाउंट कितना दिया हुआ उसने हमें, 2,35,000। मतलब इस साल हमने 2,35,000 ट्रांसफ़र किए हैं। सो अब हमें ये टोटल करना है। टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा आपका 3,85,000। और इस तरफ कितना दे रखा है, 2,10,000। सो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पर आएगी, डेबिट साइड। और जो डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आती है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, टैक्स पेड। अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको कंसीडर करेंगे कि हमने प्रोविज़न में कितना ट्रांसफ़र किया। डेबिट साइड जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको कंसीडर करेंगे हमने इस साल कितना टैक्स पे किया। सो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, 385 में से जब आप 2,10,000 माइनस करोगे सो ये आ जाएगा आपका 1,75,000। और ये क्या आपकी, ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर। सो ये तो क्वेश्चन किया हमने जिसमें उसने हमें दिया हुआ था डेबिट साइड की बैलेंसिंग फिगर, मतलब बैलेंस किस तरफ आया, डेबिट साइड। अब हम केस नंबर 4 कर लेते हैं। केस नंबर 4 क्या होगा, जिसमें जो अपनी बैलेंसिंग फिगर है वो किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड। सो उसने हमें क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स दिया हुआ है 3,20,000, 4 लाख। और अब उसने हमें दे दिया कि इस साल हमने इनकम टैक्स पे कितना किया है, 2,80,000। सो इसमें कैलकुलेशन के लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे, हम नॉर्मली अपना प्रोविज़न प्रिपेयर करेंगे। सो प्रोविज़न का ये फॉर्मेट होता है जो आप लेजर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। और उसने हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 3,20,000। सो ओपनिंग बैलेंस ब्रोड डाउन हो जाएगा यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। और अमाउंट कितना दिया हुआ है उसने हमें, अमाउंट दे रखा है 3,20,000। उसके बाद उसने क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 4 लाख। सो वो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। और अमाउंट कितना, अमाउंट है आपका 4 लाख। अब उसके बाद उसने हमें क्वेश्चन में दे दिया कि इसके अलावा हमने टैक्स कितना पे किया, एक्चुअली में 2,80,000। अब आपको ये भी कन्फ्यूजन हो सकती है कि सर हमने ओपनिंग प्रोविज़न इतना था, क्लोजिंग प्रोविज़न इतना था, और हमने एक्चुअली में टैक्स कितना पे किया। एक्चुअली में टैक्स मैंने पे किया 2,80,000। अब जब मैंने आपको प्रोविज़न की डेफिनेशन बताई थी, मैंने वहाँ पर क्या बताया था कि जो अमाउंट हम फ्यूचर में पे करेंगे और हमें वो अनसर्टेन है, मतलब कि पे कब कर रहे हैं, फ्यूचर में। और अमाउंट क्या है, अमाउंट है अनसर्टेन, मतलब हमें पता नहीं कितना पे करना है, बट हम उसके लिए अपने पास अलग से कैश रख ले रहे हैं। बट जब हम टैक्स पे करेंगे उस टाइम तो हमें सर्टेन पता होगा ना। बस प्रोविज़न हम इसलिए बना लेते हैं ताकि अपने पास उस टाइम कैश अवेलेबल हो, ताकि हम पेमेंट आसानी से कर दें। अब प्रोविज़न तो हमने अलग अलग बना रखे हैं, बट हमने टैक्स कितने का पे किया, एक्चुअली में 2,80,000। सो टैक्स पेड कहाँ पर शो करते हैं हम प्रोविज़न में, डेबिट साइड। और यहाँ पर क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है हमें 2,80,000। सो इसका टोटल करेंगे हम, टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा आपका 6,80,000। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर कहाँ पर आएगी, बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी क्रेडिट साइड। सो यहाँ पर लिख देता हूँ बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये क्या आपकी, ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर, ये आप ज़रूरी लिखना। और अमाउंट कितना आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी 3,60,000। और ये भी कितना हो गया, 6,80,000। सो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये हमने प्रोविज़न बनाया है और ये हमने टैक्स पे किया है।
अब जो हमने प्रोविज़न बनाया और जो टैक्स पे किया, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? जो हम प्रोविज़न बनाते हैं, जो क्रेडिट साइड का बैलेंस होता है, इसको हम शुरू में ऐड करते हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे, सो एंड में जाकर जो हमने टैक्स एक्चुअली में पे किया है, इसको हम लेस करेंगे सबसे एंड में जाकर। सो ये ट्रीटमेंट था जब वो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, जैसे कि ओपनिंग प्रोविज़न, क्लोजिंग प्रोविज़न, और इसके अलावा जैसे उसने दे दिया आपको कि आपने इनकम टैक्स कितना पे किया या आपने प्रोविज़न कितने का बनाया। अब इसके अलावा एग्ज़ामिनर बस आपको एक केस नंबर 5 और दे सकता है, और केस नंबर 5 क्या है? वो इन दोनों से ही सिमिलर है, बस उसमें वो आपको क्या दे देगा? इन चीज़ों के अलावा वो आपको दे देगा इनकम टैक्स रिफंड, मतलब कि जो आपने इनकम टैक्स पे किया उसमें से रिफ़ंड हो चुकी है। सो अब आपको पता है जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करी होगी, वहाँ पर जो आपको इनकम टैक्स रिफ़ंड हुई होगी वो आपने उसको क्रेडिट शो कर दी होगा एज अ इनकम। सो जब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कैश फ्लो में? जब शुरुआत में हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सो वहाँ पर जो आपने इनकम टैक्स रिफंड मिली होगी, क्योंकि शुरुआत में हम टैक्स का इफेक्ट रिमूव करते हैं, सो जो आपने क्रेडिट कर रखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस करने का मतलब हमने उसे डेबिट कर दिया। सो इनकम टैक्स रिफंड का इम्पैक्ट वहाँ से रिमूव हो चुका है। अब जब ईयर एंड हुआ, मतलब कि जब आपने टैक्स एक्चुअली में पे की होगा, जैसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में आकर बिल्कुल टैक्स पेड माइनस करते थे, सो वहाँ पर हम क्या शो करते थे? जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, जो प्रोविज़न हमने बनाया उसको हम ऐड करते हैं शुरू में, और जो इनकम टैक्स पे किया इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बिल्कुल एंड में आकर लेस करते हैं। अब उसने इसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया कि इनकम टैक्स रिफ़ंड भी हो गया। अब जो इनकम टैक्स रिफ़ंड हुआ, शुरुआत में हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे इनकम टैक्स का इम्पैक्ट रिमूव करने के लिए। अब आपको पता है आपने टैक्स कितना पे करना है, सपोज करो 2,80,000, और वो आपको क्वेश्चन में दे देता है कि आपकी इनकम टैक्स रिफ़ंड होगी 30,000 की, मतलब कि जो आपने टैक्स पे की होगा कितना? 2,80,000, उसमें से रिफ़ंड कितना हो गया? 30,000, मतलब कि आपने नेट कितना पे की होगा? आपने नेट पे की होगा 2,50,000, क्योंकि 2,80,000 आपने पे किया, 30,000 उन्होंने आपका वापस कर दिया। सो आपके पास से कितना गया? आपके पास से बैलेंस रिड्यूस हुआ है 2,50,000 का। सो इस टाइप के क्वेश्चन में जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में जहाँ पर हम टैक्स पेड लेस करते हैं, अगर वो आपको क्वेश्चन में रिफ़ंड ना देता तब तो हम माइनस करते 2,80,000। अब उसने दे दिया हमें रिफ़ंड हुई है 30,000 की, मतलब कि 2,80,000 आपने पे किया, 30,000 गवर्नमेंट ने आपको वापस कर दिए। सो आपने टैक्स एक्चुअली में कितना पे किया? आपने टैक्स पे किया एक्चुअली में 2,50,000। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लेस करना है 2,50,000, और आप ऐड कितना करोगे? जो आपने प्रोविज़न बनाया। सो ये था इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट। ये सारे कोई केसेस के जो मैंने 5 के 5 केस बताए, मैंने आपको एक साथ बता दिए। सो आपको ये हर टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। सो अब हम ट्रीटमेंट करेंगे। मैंने आपको बताया था आज की वीडियो में आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले क्वेश्चंस रहेंगे हमारे टैक्स से रिलेटेड। अब मैं आपको कराऊंगा प्रपोज्ड डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होता है, उसको हम कैसे डील करते हैं कैश फ्लो में। अब प्रपोज्ड डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होता है, इस ट्रीटमेंट को स्टडी करने से पहले आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए। अब बेसिक क्या है? मैंने आपको बताया कंपनी का फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है? 1 अप्रैल से, और ख़त्म कब होता है? ख़त्म होता है 31 मार्च को। और जैसे इस साल का फाइनेंशियल ईयर का एग्जांपल ले लें हम, 2021 से लेकर 2022 तक। अब होता क्या है रियलिटी में? होता है ये, जैसे कि जो प्रॉफिट हमने अर्न किए पूरे साल में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, अब जो कंपनी में होती है, कंपनी में आपको 2 चीज़ें पढ़ी होंगी अपने अपने बिजनेस स्टडीज़ में। एक पढ़े होंगे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और दूसरे के होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के होते हैं वो बंदे जो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कंपनी को मैनेज करते हैं। अब प्रॉफिट हमें कब तक पता लग गया? 31 मार्च तक। सो 31 मार्च 2022 के आसपास ये क्या डिक्लेयर करते हैं? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड। अब उनको पता लग गया कि कितने प्रॉफिट हमने अर्न किए। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या डिक्लेयर कर देंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर कर देंगे हमारे डिविडेंड। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया उसे अप्रूव कौन करेंगे? उसे अप्रूव करेंगे आपके शेयर होल्डर। डिक्लेयर कौन करता है डिविडेंड? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
और इसको अप्रूव कौन करते हैं? अप्रूव करते हैं तुम्हारे शेयर होल्डर। अब हमने प्रॉफिट अर्न कब से कब तक किए? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। सो 31 मार्च को हमें पता लग गया होगा कि कितने प्रॉफिट हमने अर्न किए या कितना लॉस हमने बियर किया। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर देंगे? इस पर डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। डिविडेंड कब डिक्लेयर करेंगे? सपोज करो 31 मार्च को उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके कुछ दिन बाद शेयर होल्डर की क्या होती है? शेयर होल्डर की होती है एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें सारे के सारे शेयर होल्डर जो डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया वो इसको अप्रूव करते हैं, मतलब वो वोट देते हैं अपने। अगर वो डिविडेंड अप्रूव हो जाता है फिर वो डिविडेंड पे किया जाता है। अब देखो, जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का डिविडेंड दिया था, वो डिक्लेयर कब हुआ था? वो सपोज करो डिक्लेयर हो गया आपका 31 मार्च को, बट वो अप्रूव कब हुआ? वो अप्रूव हुआ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि एजीएम 31 मार्च 2022 के बाद जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है उसके कुछ दिन बाद होती है। मतलब कि जो डिविडेंड इस साल डिक्लेयर हुआ वो पे कब हुआ है? वो पे हुआ है आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। सो अब जो आपको क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, वो आपको 2 साल का प्रपोज डिविडेंड देगा। जैसे कि एक तो दे देगा 2021 से 22 का, और दूसरा प्रपोज डिविडेंड क्या देगा? वो 2020 से 21 का। अब मैंने आपको क्या बताया, जो 21 से 22 में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, प्रपोज हुआ है, वो पे कब किया जाएगा? आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड था वो इस साल के फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा, क्योंकि पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर क्या था? पिछला हमारा फाइनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, जो कि 2020 से शुरू हुआ था, और ख़त्म कब हुआ था? ख़त्म हुआ था 31 मार्च 2021 को। सो जो डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर हो गया होगा 31 मार्च को, वो अप्रूव कब हो गया होगा? अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में, और पे भी कर दिया होगा। मतलब कि जो पिछले साल का डिविडेंड था वो इस साल अप्रूव होकर पे कर दिया होगा हमने। सो अब वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में किस टाइप के देगा? वो एग्ज़ाम में आपको 2 साल का प्रपोज डिविडेंड देगा। आपको जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है वो आप माइनस करोगे कहाँ पर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और जो इस साल का प्रपोज डिविडेंड है उसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो इस साल करंट ईयर में हमने प्रपोज डिविडेंड किया है वो तो नेक्स्ट साल पे होना है। इस साल तो कैश कुछ बाहर गया ही नहीं। सो जो करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड है उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि उसको हम बैलेंस शीट में ही नहीं शो करते, वो पे ही अगले साल होना है। सो उससे कैश तो कुछ बाहर जाएगा नहीं। सो जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना। बस जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है, क्योंकि वो इस साल अप्रूव हो गया होगा एजीएम में और हमने उसको पे कर दिया होगा, इसलिए उसको हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करके शो करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं, और वहाँ पर भी हम डिविडेंड का इम्पैक्ट रिमूव करते हैं। रिमूव क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमने डिविडेंड पे किया वो किस टाइप की एक्टिविटी है? वो है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट क्योंकि शुरुआत में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं, इसलिए जो डिविडेंड हमने पे किया उसको हम वहाँ पर क्या करते हैं? उसको हम ऐड करते हैं। और कौन सा डिविडेंड लेंगे हम? जो पिछले साल का उसने प्रपोज्ड डिविडेंड दी हो। सो कंक्लूजन क्या है? जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता। जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसको पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे, क्योंकि वो किस टाइप की एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं नेट प्रॉफिट से, सो हमने वहाँ पर वो माइनस कर दिया होगा, एप्रोप्रिएशन दिखा दिया होगा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आकर उसको हम क्या कर देंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आकर हम उसको माइनस कर देंगे। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी हम उसको ऐड कब करेंगे? जब उसने हमें क्वेश्चन में या तो दिया हो सरप्लस, या उसने हमें प्रॉफिट एंड लॉस इस टाइप से दे रखो जिसमें उसने हमें शो किया हो कि प्रॉफिट जो दिखा रखे हमने वो डिविडेंड चार्ज करने के बाद है, इसलिए पहले हम उसको ऐड करेंगे और फिर यहाँ पर आकर हम उसको लेस कर देंगे। सो जो प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट है वो यही है। जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है उसको आपको माइनस करना है फाइनेंसिंग में, और ऑपरेटिंग में क्या करना है? ऑपरेटिंग में ऐड करना है। और ऑपरेटिंग में ऐड कब करना है? जब उसने आपको क्वेश्चन में दिया हो कि जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड चार्ज करने के बाद है, या हमने प्रॉफिट में से डिविडेंड अप्रोप्रिएट कर रखी हो, तब हमें डिविडेंड वहाँ पर ऐड करना पड़ता है। सो ये था प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट। और इसके अलावा आपको किसी किसी क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड भी देखने को मिलेगा। अब इंटरिम डिविडेंड क्या होता है?
इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो जो करंट फाइनेंशियल ईयर है अपना, उसी में वो डिक्लेयर होता है और उसी में ही वो पे हो जाता है। मतलब कि जो दो बैलेंस शीट डेट के बीच में डिक्लेयर होकर पे हो जाता है उसे बोलते हैं हम इंटरिम डिविडेंड। जैसे कि इंटरिम डिविडेंड क्या होगा, जो अपना करंट फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। सो वो इस बीच में ही डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च के बीच में ही डिक्लेयर हो जाएगा और इसी टाइम पीरियड में ही पे हो जाएगा। सो जो इंटरिम डिविडेंड है करंट ईयर का, वो करंट ईयर में ही पे किया जाएगा और जो प्रीवियस ईयर का तो हमने पिछले साल ही पे कर दिया होगा। सो जो करंट ईयर है उसको हम माइनस करेंगे फाइनेंसिंग में और ऑपरेटिंग में हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि एक इस टाइप की एक्टिविटी है, ये है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो जो प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट है और जो इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट है वो दोनों डिफर है, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड 1 साल में ही डिक्लेयर हो जाता है और उसी साल में ही पे कर दिया जाता है। बट प्रपोज डिविडेंड जो हम इस फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर करते हैं वो अप्रूव और पे कब होता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। सो इसलिए दोनों के ट्रीटमेंट में डिफरेंट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो होते हैं जो आपके नॉर्मल आइटम नो, मतलब कि बहुत ही अलग हो, वो बहुत ही रेयर होते हैं। अब मैंने आपको कैश फ्लो बताया था 3 एक्टिविटीज़ होती है। अब तीनों एक्टिविटी में क्या क्या आइटम आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट होता है, मैं आज आपको वो बताऊँगा। सो मैंने आपको कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज़ बताई थी। पहली मैंने बताई थी आपको ऑपरेटिंग, दूसरी मैंने आपको बताई थी इन्वेस्टिंग, सो यहाँ पर इन्वेस्टिंग आएगा, और थर्ड एक्टिविटी बताई थी मैंने आपको फाइनेंसिंग। सो वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि नॉर्मल एक्टिविटी ना हो और आपकी इन तीनों में से किसी से रिलेटेड हो, उसे क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि पहले मैं आपको ऑपरेटिंग में बता देता हूँ। ऑपरेटिंग में सपोज करो आपका कुछ स्टॉक का डैमेज हो गया। अब स्टॉक क्या होता है आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब सपोज करो आपके स्टॉक में फायर लग गई, चोरी हो गया वो, या कुछ थंडरस्टॉर्म वगैरह से डैमेज हो गया। सो वो क्या होगा, वो होगा आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब हर रोज़ तो नहीं ना डैमेज होगा स्टॉक की, कि हर रोज़ उसमें आग लगेगी, हर रोज़ उसकी चोरी होगी, क्योंकि वो किस टाइप का आइटम है, वो बहुत रेयर आइटम है, इसलिए हम उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो पहला इसमें क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक। सो ये किस टाइप का आइटम है, ये है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में भी क्या है, ये है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्सपेंस। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, दूसरा एग्जांपल, सपोज करो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो रिटायर हो जाते हैं, मतलब वॉलेंटरी रिटायर हो जाते हैं। सो वो किस टाइप का आइटम है, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ किस में आते हैं, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड खर्चा आता है आपका ऑपरेशंस में। सो जो उनको वॉलेंटरी जब वो रिटायर कर रहे हैं, वॉलेंटरी रिटायर करने का मतलब वो अपनी इच्छा से कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। सो जब वो कंपनी छोड़कर जाएंगे सो कंपनी को उसको बहुत अच्छी खासी कंपनसेशन पे करनी पड़ती है। सो जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब मुझे बताओ, जब एम्प्लॉय वॉलेंटरी रिटायर होकर जा रहे हैं आपको क्या पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा उनको अच्छी खासी कंपनसेशन। सो ये किस टाइप का एग्जांपल है, ये है आपका एक्सपेंस, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे होगा आपका कैश आउटफ्लो। अब तीसरा एग्जांपल हम इसमें क्या ले सकते हैं, तीसरा एग्जांपल अब हम इसमें इनकम्स का देख लेते हैं, क्योंकि एक्सपेंस तो मैंने आपको बता दिए दो, और मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर आपको इन दो का ही ट्रीटमेंट देते हैं। अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के इनकम देख लेते हैं। अब जैसे कि हमारा स्टॉक डैमेज हुआ, तो स्टॉक का डैमेज हुआ वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। अब जो हमने स्टॉक का डैमेज हुआ उसका हमने कहीं ना कहीं इंश्योरेंस तो करा रखा होगा। सो हमें इंश्योरेंस से क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा। सो जो इंश्योरेंस क्लेम होगा किसका, स्टॉक का, सो वो क्या होगी अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। सो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ब्रैकेट में इनकम, और ये इंश्योरेंस क्लेम किसका है, लॉस हुआ जो स्टॉक का। इसके अलावा हम एक और आइटम को देख सकते हैं, जैसे कि अपने बैड डेट हुए। अब बैड डेट क्या होते हैं, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि डेली मतलब बहुत रेयर होते हैं। बट अगर हमारे बैड डेट रिकवर हो जाते हैं, अब बहुत ही रेयर होते हैं कि कोई बंदा हमारा बैड डेट बन जाए और उससे हमें पैसा वापस मिल जाए। सो ये किस टाइप का आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और आपके बैड डेट रिकवर हुए हैं, इसलिए ये क्या है, ये है आपकी एक टाइप से इनकम। सो ये क्या है, पॉजिटिव आइटम। सो इससे क्या होगा, कैश इनफ्लो।
सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं, जो आपके बहुत रेयर होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं, जैसे कि आपका स्टॉक डैमेज हो गया फायर से, थेफ्ट से, या किसी और भी तरीके से। वॉलंटरी रिटायरमेंट दी आपने एम्प्लॉयज़ को, या कंपलसरी रिटायरमेंट दी, वो क्या आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। आपका स्टॉक डैमेज हो गया और आपको उसका इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, ये क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसके अलावा जैसे आपके बैड डेट रिकवर हो गए, ये क्या आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। अब हम देख लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। जैसे कि आपने कोई मशीन ली, प्लांट ली, और उसका भी क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस कैसे हो गया, फायर लग गई उसमें, थेफ्ट हो गया, डैमेज होगी। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉस बाय थेफ्ट, फायर, और इसके अलावा और भी कोई लॉस हो सकता है, जैसे कि स्ट्रोम आ गया, सो उससे डैमेज होगी। सो ये क्या आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि अब कंपनी में हर रोज़ तो आग लगने से रही उसके एसेट्स में, हर रोज़ तो तूफान आने से रहे। सो ये किस टाइप का आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और क्योंकि लॉस हुआ है, ये क्या है, ये है नेगेटिव आइटम। और इसके अलावा हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में क्या देख लेते हैं, इनकम देख लेते हैं। अब इनकम क्या हो सकती है, अब जैसे आपका जो एसेट डैमेज हुआ, आपने उसका क्या करा रखा था, आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा था। सो आपको मिल गया इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम किसका मिला, जो आपकी मशीनरी डैमेज हुई। सो ये क्या हो गया, आपके पास इनफ्लो हो गया। सो ये क्या आइटम है, ये है पॉजिटिव आइटम, मतलब कि इससे इनफ्लो हुआ है, आपके पास कैश आया है। अब हम देख लेते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। अब आपको पता है कंपनी जब फॉर्मुलेट होती है, सो कंपनी शुरू में क्या इशू करती है, कंपनी शुरू में इशू करती है इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी शेयर्स कब रिडीम होते हैं, जब कंपनी बिल्कुल वाइंड अप हो जाए या कंपनी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तब होते हैं इक्विटी शेयर्स की रीपेमेंट। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हो सकता है, अब कंपनी काफ़ी बार क्या होती है, कंपनी बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न करती है और उसको लग रहा है वो इक्विटी शेयर्स को पहले ही रिडीम कर सकती है, तब वो क्या करेगी, इक्विटी शेयर्स को बाय बैक कर लेती है। सो बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होगा आपका, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो इन तीनों एक्टिविटीज़ में क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, मैंने वो बता दिया आपको। अब मैं बताऊंगा कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग में है इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और जो फाइनेंसिंग में है इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैलकुलेट करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मतलब कि शुरुआत में जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें जो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उनका हम इम्पैक्ट रिमूव करते हैं। मतलब कि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करी होगी, सो वहाँ पर तो हमने सारे एक्सपेंस कंसीडर कर लिए होंगे, चाहे वो आपके ऑपरेटिंग हो, चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। बट क्योंकि शुरुआत में हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें हम कैश इस तरीके से शो करते हैं कि जो अपना नॉर्मल प्रॉफिट था वो कितना आया, वर्किंग कैपिटल से कितनी कैश की अरेंजमेंट हुई, और इसके अलावा जो हमने एप्रोप्रिएशन करी है वहाँ से कैश कितना अरेंज हुआ। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो कैलकुलेट करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है। सो उसमें सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो क्योंकि हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करी होगी, वहाँ पर तो हमने जो सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, जैसे कि स्टॉक का डैमेज हुआ, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम हुई, इंश्योरेंस, ये जो एक्सपेंस थे ये हमने माइनस कर दिए होंगे, और जो ये इनकम हुई ये हमने क्या कर दी होगी, ऐड कर दी होगी। बट शुरू में हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमें लॉस हुआ स्टॉक का, क्योंकि हमने माइनस कर दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, सो इसको हम करेंगे ऐड, क्या कैलकुलेट करने के लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हम रिमूव करेंगे। ऐसे ही जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पे हमने पैसा पे किया होगा, ये हमने माइनस कर रखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, सो इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम ऐड करेंगे, और ये क्या कैलकुलेट हो जाएगा अपना, ये कैलकुलेट हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो अब बताओ मुझे, जब हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस पूरे कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद जो हमें लॉस हुआ स्टॉक का, इससे बताओ कि कुछ कैश बाहर गया होगा। अब अपने स्टॉक में आग लगी और लॉस हुआ, सो उससे कोई कैश का आउटफ्लो तो हुआ नहीं, सो इससे कोई आउटफ्लो तो हुआ नहीं, सो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पे हमने पैसा पे किया, ऑल्दो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट उससे कैश तो बाहर गया ना, मतलब कि कैश तो बिजनेस से बाहर गया, कैश तो हमने पे किया ना। सो
जब हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम टैक्स का ट्रीटमेंट कर देंगे, उसके बाद हम किसका ट्रीटमेंट करेंगे, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम का, क्योंकि इससे पैसा बाहर गया। सो सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे इसका इम्पैक्ट रिमूव करने के लिए, और जब हम टैक्स का ट्रीटमेंट कर देंगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा अपना, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम को क्या कर देंगे, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम पे जो हमने पैसा पे किया उसको हम लेस कर देंगे। और लेस कैसे करेंगे, पहले मैंने आपको बताया हम ऐड कहाँ पर करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के टाइम। और इसको लेस कब करेंगे, जब हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर जैसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है, ये मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। उसके बाद जो हम टैक्स पे करते हैं वो लेस कर देते हैं। सो ये क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो यहाँ पर बाद में, क्योंकि वॉलेंटरी रिटायरमेंट से पैसा तो गया ना, और ये पैसा किससे रिलेटेड है, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। सो आपको ये बस यहाँ पर माइनस करना है, आपका क्या आ जाएगा फिर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जितना कैश फ्लो हुआ वो आपका आ जाएगा। अब मैं इसके एक दो आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। बट अभी तो ये था जिसमें हमने सिर्फ वॉलेंटरी रिटायरमेंट का ट्रीटमेंट किया। अब मैं आपको पहले लॉस ऑफ स्टॉक का ट्रीटमेंट बताऊंगा, फिर मैं इनका ट्रीटमेंट बताऊंगा, और फिर मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन होगी अपनी लॉस ऑफ स्टॉक। सो मतलब कि लॉस हुआ है स्टॉक का। सो शुरुआत में हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि हमें इसका इम्पैक्ट रिमूव करना है। सो हम इसे क्या करेंगे, इसे करेंगे हम ऐड करेंगे। अब क्योंकि लॉस हुआ है उससे कोई कैश आउटफ्लो तो हुआ नहीं, बस हम सिर्फ इसको ऐड करेंगे। अब वो इसके अलावा आपको क्वेश्चन में दे क्या सकता है, वो आपको दे देगा इंश्योरेंस क्लेम, मतलब कि जो आपका स्टॉक डैमेज हुआ उसका आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है। और अब आपको पता है जो इंश्योरेंस क्लेम मिला, आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाते टाइम उसको क्या कर दिया होगा, ऐड कर दिया होगा। सो आप पहले इसका इम्पैक्ट रिमूव करोगे। इम्पैक्ट रिमूव कहाँ पे करोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के टाइम आप इसको माइनस करोगे। और जब आप इसको माइनस कर दोगे और आप अपना पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर लोगे, टैक्स का ट्रीटमेंट कर दोगे। अब मुझे बताओ जो इंश्योरेंस क्लेम मिला, इससे बिजनेस के पास पैसा तो आया ना, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है बट पैसा तो आया। सो सबसे लास्ट में जाकर जो इंश्योरेंस क्लेम मिला है हमें लॉस ऑफ स्टॉक का, उसको क्या करेंगे हम, उसको कर देंगे सिंपली ऐड। सो बस आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में क्या करना है, जैसे उसने दिया हुआ है लॉस ऑफ स्टॉक और दे रखा है इंश्योरेंस क्लेम। सो शुरू में जो लॉस हुआ स्टॉक का, इससे कोई कैश बाहर नहीं गया, इसका इम्पैक्ट रिमूव करना है, इसको ऐड करेंगे। और जो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा आपने प्रॉफिट एंड लॉस में इसको इनकम शो कर दिया होगा। सो पहले इसका इम्पैक्ट रिमूव करने के लिए आप माइनस करोगे, क्या कैलकुलेट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और जब बिल्कुल एंड में आप टैक्स का ट्रीटमेंट कर दोगे, फिर आप इसको ऐड करोगे, क्योंकि बिजनेस के पास पैसा तो आया ना, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से आया हो। सो इसको करेंगे हम ऐड। अब हम देख लेते हैं, अगर वो क्वेश्चन में दे दे हमें लॉस ऑफ मशीनरी, मतलब कि मशीनरी का डैमेज हो गया कुछ फायर से, थेफ्ट से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और इसके अलावा वो आपको दे दे इंश्योरेंस क्लेम, मतलब कि आपको इंश्योरेंस क्लेम भी मिला है। सो जो आपका लॉस हुआ मशीनरी का, सो सबसे पहले कोई कैश तो बाहर गया नहीं होगा। जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकाल लेंगे, इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे ऐड। इंश्योरेंस क्लेम क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दिया होगा, इसका इम्पैक्ट रिमूव करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको भी करेंगे हम ऐड। अब जो इंश्योरेंस क्लेम मिला वो आपको किसका मिला है, मशीनरी का। सो मशीनरी किस टाइप की एक्टिविटी है, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तो कैश इनफ्लो हुआ ना। सो आप इसको क्या करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब आप प्रिपेयर करोगे वहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम को क्या करोगे, इंश्योरेंस क्लेम को आप ऐड करोगे, क्योंकि इससे क्या हुआ है, इससे हुआ है आपका कैश इनफ्लो। सो ये ट्रीटमेंट होता है जब आपका इंश्योरेंस क्लेम दिया हो मशीनरी वगैरह से रिलेटेड। सो अब अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बचा हुआ है बाय बैक ऑफ शेयर। अब कंपनी जब अपने शेयर्स को बाय बैक करती है, सो बाय बैक करेगी शेयर्स, सो कंपनी का क्या जा रहा है, पैसा बाहर जा रहा है, क्योंकि उनकी रीपेमेंट करेगी वो। सो इसको कहाँ पर शो करेंगे, इसको शो करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज अ आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब कि इससे पैसा बाहर जाएगा। सो हम इसको एज अ नेगेटिव आइटम शो करोगे। सो ये था ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का। अब अपना लास्ट आइटम क्या बचा हुआ था, बैड डेट रिकवर। अगर आपको एग्जामिनर बैड डेट रिकवर भी दे देता है, सो क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का इफेक्ट रिमूव करेंगे,
बैड डेट रिकवर क्या आपकी इनकम है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर किया होगा, यहाँ पे बैड डेट रिकवर आपने क्रेडिट साइड शो कर दिया होगा एज अ इनकम, बट क्योंकि इससे इनकम हुई है, बट ये क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पहले हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का इम्पैक्ट रिमूव करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकाल लेंगे, इसको पहले माइनस करेंगे। जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा कैलकुलेट कर लोगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी कैलकुलेट कर लोगे, टैक्स का ट्रीटमेंट भी कर दोगे, सो जो आपका बैड डेट रिकवर हुआ इससे पैसा तो आया ना, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से ही पैसा तो मिला बिजनेस को। सो आप इसको क्या करोगे, लास्ट में आकर इसको सिंपली ऐड कर दोगे। तो जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने से पहले आप इनको क्या करोगे, माइनस करोगे अगर आपने प्लस कर दिए, और अगर आपने प्लस कर दिए आप उनको माइनस कर दोगे, और बिल्कुल एंड में आकर जब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग हो जाएगी, उसके लास्ट में आकर जो आइटम से अगर कैश आउटफ्लो हुआ सो आप उसको आउटफ्लो शो करोगे, इनफ्लो हुआ तो इनफ्लो शो करोगे। बस आपको शुरुआत में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के टाइम आपको इनका इम्पैक्ट रिमूव करना है। सो ये था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट। सो अब मैंने जो आपको ये क्वेश्चन बताया, मैं अब आपको एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और उसने हमें दे दिया नेट प्रॉफिट दे रखा है, फाइनल डिविडेंड पे दे रखा है, कंपनसेशन दे रखी है नेचुरल डिजास्टर की, डेप्रिसिएशन दे रखी है, लॉस ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है, गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड रिसीव्ड, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसके अलावा उसने हमें दे दिया इंक्रीज इन करंट एसेट्स अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इनकम टैक्स रिफंड और इनकम टैक्स पेड। सो उसने हमें दिया हुआ है इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और वो आइटम क्या है, कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर। मतलब कि कोई नेचुरल डिजास्टर आया और उसकी हमें कंपनसेशन पे करी, बट उसने हमें क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि कोई लॉस हुआ है स्टॉक का, मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि हमें प्रिपेयर करनी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो अभी हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये कंपनसेशन मिली है ये हमें किससे रिलेटेड मिली होगी, ये मिली होगी हमारा या तो कोई स्टॉक डैमेज हो गया होगा, मतलब कुछ नेचुरल डिजास्टर से, मतलब कि कुछ फ्लड वगैरह आ गया होगा या कोई थंडर स्टॉर्म आ गया होगा। सो अभी के लिए जो हम ये कंपनसेशन है ये हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये हमें मिली है लॉस ऑफ स्टॉक से। सो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, सो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और प्रॉफिट कितना दे रखा है उसने हमें, उसने दे रखे हमें 8 लाख। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 लाख, और उसके बाद उसने हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, उसने दे रखे हैं हमने फाइनल डिविडेंड पे किया है कितना, 1,10,000। सो क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो हमने जैसे डिविडेंड पे किया, टैक्स पे किया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका इम्पैक्ट रिमूव करते हैं। सो जो हमने डिविडेंड पे किया, या तो आप इसका वर्किंग नोट बना सकते हो, सो ताकि आपको, क्योंकि मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूँ इसलिए मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ, बट आप इसका प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना। सो हमने डिविडेंड पे कितना किया, 1,10,000, क्योंकि ये फाइनेंसिंग आइटम है इसलिए हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंसिंग में माइनस होना था। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐड, हमने डिविडेंड कितना पे किया, 1,10,000। सो यहाँ पर आ जाएगा फाइनल डिविडेंड, और डिविडेंड कितना पे किया हमने, 1,10,000। उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है कि हमें कंपनसेशन भी मिली है। कंपनसेशन कितनी मिली है, कंपनसेशन मिली है हमें 1 लाख, कंपनसेशन मिली हमें 75,000। ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। उसके अलावा उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने प्रोविज़न बनाया टैक्स का, और हमें इनकम टैक्स रिफंड भी हुई। हमने इनकम टैक्स का प्रोविज़न बनाया 1,10,000 का। सो यहाँ पर मैं उसे ऐड करूँगा, क्योंकि प्रोविज़न फॉर टैक्स से कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, सो इसलिए हम 1,10,000 को क्या करेंगे, 1,10,000 को हम ऐड करेंगे। उसके बाद उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें इनकम टैक्स रिफंड हुई, और हमें नेचुरल डिजास्टर जो कि हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उससे हमें क्या मिली है, कंपनसेशन मिली है। सो ये आइटम क्या थे, ये आइटम ऐड के थे। अब लेस वाले आइटम लिख लेता हूँ मैं। लेस वाले आइटम क्या क्या दे रखे हैं उसने हमें, इनकम टैक्स रिफंड। सो यहाँ पर आ जाएगा इनकम टैक्स रिफंड, क्योंकि वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर रखा होगा इसलिए उसको माइनस करेंगे।
और जो हमें कंपनसेशन मिली है, क्योंकि कंपनसेशन क्या अपनी नेचुरल डिजास्टर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, उसका इम्पैक्ट रिमूव करेंगे। सो कंपनसेशन रिसीव्ड को हम क्या करेंगे, कंपनसेशन रिसीव्ड को हम करेंगे यहाँ पर माइनस। सो कंपनसेशन रिसीव्ड कितनी है 75,000 और ये कितने 10,000। सो 10,000 लेस होगा, 75,000 लेस होगा और इन चारों को आपस में प्लस ऐड कर कर ये कितना बन जाएगा आपका 8 लाख में 1,10,000 ऐड करना है, 1,10,000 ऐड करना है, 10,000 माइनस करना है, 75,000 माइनस करना है। सो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 9,35,000 और ये कितना है, और ये क्या आएगा आपका, ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मतलब कि आपने टैक्स का इम्पैक्ट रिमूव कर दिया और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थे वो रिमूव कर दिए। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सो अब हम वो करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। और उसने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हमें दे क्या क्या रखे हैं, उसने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में दे रखा है, एक तो उसने हमें डेप्रिसिएशन दे रखी है, एक उसने हमें इन्वेस्टमेंट का लॉस दे रखा है कितने का 30,000 का। सो ये आइटम क्या होंगे, ये आइटम ऐड होंगे क्योंकि इनसे कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। सो यहाँ पर आ जाएगा डेप्रिसिएशन और दे रखा है उसने हमें लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और डेप्रिसिएशन दे रखी है उसने हमें 1,50,000 की और उसने दे रखा है हमें लॉस दे रखा है 30,000 का। सो ये दोनों कितने हुए, ये बने हमारे 1,80,000। सो 1,80,000 हम क्या करेंगे, 1,80,000 हमें ऐड करना है। सो 9,35,000 में जब आप 1,80,000 ऐड कर दोगे ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 11,15,000 रुपीज़। अब कुछ आइटम्स उसने हमें दे रखे हैं जो हमें माइनस करने पड़ते हैं। दे क्या क्या रखा है उसने हमें दे रखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड और दे रखा है हमें डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड क्या आएगा आपका फाइनेंसिंग में। सो इसलिए इसको यहाँ पर लेस करना है। और गेन ऑन सेल ऑफ लैंड दे रखा है 90,000। सो यहाँ पर मैं लेस आइटम लिख लेता हूँ और दे क्या रखा है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड और इसके अलावा उसने दिया हुआ है हमें डिविडेंड रिसीव्ड। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिविडेंड रिसीव्ड और अमाउंट कितना दे रखा है, गेन का दे रखा है 90,000 और उसके बाद उसने हमें वो दे रखा है डिविडेंड रिसीव दे रखा है 20,000। सो ये दोनों कितने बने, ये बने आपके 1,10,000। सो 1,10,000 आप लेस करोगे और ये इसमें से माइनस करने के बाद आपका अमाउंट कितना बचेगा, आपका अमाउंट बचेगा 10,05,000 रुपीज़। और ये क्या आ गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आपको वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है और ये कितने आए 10,05,000 रुपीज़। सो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, क्या आया था अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस और ये कितना आया था अपना, ये आया था अपना 10,05,000 रुपीज़। और उसके बाद उसने हमें वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट दे रखे जैसे डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी और इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स। सो अब हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी है। अब जो हमारी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती हैं उसको हम ऐड करते हैं, डिक्रीज़ इन करंट एसेट होते हैं उसको हम ऐड करते हैं और इसका लॉजिक मैं आपको नंबर 1 वीडियो में बता चुका हूँ। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐड में हमें क्या करना है, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी और डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स और अमाउंट कितना दे रखा है 70,000 ये दे रखा है, 40,000 ये दे रखा है। सो ये टोटल बन गया हमारा कितना 1,10,000 और फिर कितना आ गया जब आप इसको इसमें ऐड कर दोगे ये आ जाएगा आपका फिर से 11,15,000। अब जो आइटम हमें लेस करने हैं अब वो लिख लेता हूँ मैं। उसने हमें दे रखा है डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी और दे रखा है इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स और अमाउंट दे रखा है 10,000 और इसका दे रखा है हमें 60,000। सो ये आपको लेस करने हैं, 70,000 लेस करने हैं। सो 70,000 लेस करने के बाद आपका बैलेंस कितना बचेगा, आपका बैलेंस बचेगा 10,45,000। ये क्या आ गया, ये आ गया अपना कैश जनरेटेड
फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम टैक्स की एडजस्टमेंट करते हैं। सो जो हमने टैक्स पे किया होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लेस करेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा टैक्स पेड, और टैक्स पेड में हम क्या लिखेंगे, नेट ऑफ रिफंड, क्योंकि उसने हमें रिफ़ंड भी दे रखी है, मतलब कि कुछ हमें रिफ़ंड भी हुआ। सो हमने टैक्स कितना पे किया, टैक्स पे हमने किया 1,20,000, और हमें रिफ़ंड कितने की हुई, रिफ़ंड हुई है हमें 10,000 की। मतलब कि हमने एक्चुअली में टैक्स कितना पे किया, नेट टैक्स पे किया हमने 1,10,000, क्योंकि 1,20,000 हमने पे किया था, गवर्नमेंट ने 10,000 हमारा वापस कर दिया। बिजनेस से कितना कैश बाहर गया, बिजनेस से नेट कैश बाहर गया है 1,10,000। सो हम लेस कितना करेंगे, 1,10,000। उसके बाद अपना बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा यहाँ पे 5, यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 9,35,000। सो ये आ जाएगा अपना कैश फ्लो बिफोर ऑपरेटिंग आइटम, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की अभी एडजस्टमेंट नहीं करी। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कैश बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में उसने हमें दिया हुआ था कंपनसेशन रिसीव्ड, और क्योंकि हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं अभी, उसने हमें ये नहीं बताया कि कंपनसेशन किससे रिलेटेड मिली है। सो हम नॉर्मली एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा स्टॉक डैमेज हो गया होगा और हमें उसकी कंपनसेशन मिली है। सो जो आपको कंपनसेशन मिली उससे तो आपके पास कैश आया होगा ना, सो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, इसलिए हम उसको ऐड करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंपनसेशन रिसीव्ड, और कंपनसेशन कितने की मिली हमें, कंपनसेशन मिली हमें 75,000 की। सो अब ये आपको ऐड करना है, ये ऐड करने के बाद आपका बैलेंस कितना आ जाएगा, आपका बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे 7,3, यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 10,10,000 रुपीज़। सो ये आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है उनका ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको बस उनका इम्पैक्ट रिमूव करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालने से पहले, क्योंकि हमने जो कंपनसेशन मिली है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दी होगी। इसलिए 75,000 शुरुआत में हमने क्या किया, शुरुआत में हमने माइनस किया। बट आप बताओ मुझे कि ये 75,000 हमारे पास पैसा तो आया होगा ना। सो शुरुआत में जो हमने उसका इम्पैक्ट रिमूव कर दिया था वो वापस तो लेकर आना पड़ेगा, इसलिए लास्ट में आकर हम उसे ऐड कर देते हैं। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमने शुरू में इसको लास्ट में हमने इसको ऐड ही करना था तो शुरू में हमने इसको माइनस क्यों किया, क्योंकि जो कैश फ्लो का फॉर्मेट दिया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, उसमें हमको डिटेल में दिखाना पड़ता है कि ऑपरेटिंग से कितना आया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से कितना आया। इसलिए पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इम्पैक्ट रिमूव किया जाता है और बाद में उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में आपको कुछ नहीं करना, जो प्लस आइटम हो रखे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको पहले उसको माइनस करना है, जो माइनस हो रखे हैं उसको प्लस करना है, और लास्ट में आकर जो उनका नेट इम्पैक्ट था, जैसे कि आपने पे किए वो, तब आप उसको माइनस करोगे, अगर आपने रिसीव किया उसको तब आप उसको ऐड करोगे। सो आप सिंपली ये ट्रीटमेंट करोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का, और जो आपको एग्जाम में वो बड़े क्वेश्चन देगा उसमें भी आपको सिंपली यही ट्रीटमेंट करना है। अब मैं इसका एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। अभी तो मैंने कराया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो, अब मैं बता देता हूँ अगर वो आपको मशीनरी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दे दे, इंश्योरेंस क्लेम दे दे, तब आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। इस क्वेश्चन में उसने हमें दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,08,000, इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम मशीनरी एंड प्लांट 14,000, और मशीनरी और प्लांट का लॉस बाय फायर दे रखा है 20,000, और हमें मशीनरी और प्लांट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 40,000 और क्लोजिंग दे रखा है 10,000। सो वो आपको कंप्लीट क्वेश्चन देगा, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट बताना है आपको, क्योंकि रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। सो मैं सिर्फ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ पर होगा मैं आपको वो बताऊँगा। उसने दिया हुआ हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 5,08,000, और इंश्योरेंस प्रोसीड दे रखी है 14,000। सो यहाँ पर मैं आपको ऑपरेटिंग में भी बताऊंगा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा और इन्वेस्टिंग में भी, क्योंकि शुरुआत में जब हम ऑपरेटिंग कैलकुलेट करते हैं सो ऑपरेटिंग में हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि सबसे पहले हमें ये निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब प्रॉफिट कितने दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखे हैं उसने हमें 5,08,000। अब जो इंश्योरेंस प्रोसीड मिली हमें 14,000 की, ये तो आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर किया होगा वहाँ पर हमने इसे क्या कर दिया होगा, वहाँ पर हमने इसको प्लस कर दिया होगा,
क्योंकि शुरुआत हम कर रहे हैं कहाँ से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। सो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का क्या करना है, इम्पैक्ट रिमूव करना है। सो इम्पैक्ट रिमूव कैसे करेंगे, जो प्लस कर दिया उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस कर दिया उसको प्लस कर देंगे। क्योंकि आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्लस किया होगा, क्योंकि ये आपकी इनकम है, इसलिए आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर माइनस करोगे। माइनस कितना करोगे आप, माइनस करोगे यहाँ पे 14,000। और उसके अलावा उसने दिया हुआ है मशीन और प्लांट का लॉस बाय फायर, क्योंकि प्लांट में कुछ लॉस हुआ, फायर लगी, उसकी वजह से आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला। सो लॉस कितना हुआ, 20,000, क्योंकि लॉस से कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। आपको इसका भी इम्पैक्ट रिमूव करना है। सो क्योंकि लॉस आपने माइनस कर दिया होगा, इसको क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। सो ऐड कितना करोगे आप, ऐड करोगे यहाँ पर 20,000। सो जो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ये कितना है आपका 5,08,000 नॉर्मल प्रॉफिट थे, 14,000 इंश्योरेंस क्लेम था, वो आप माइनस करोगे और 20,000 आप ऐड करोगे। सो ये आ जाएगा आपका 5,14,000। अब ये बताओ मुझे कि जो प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है उसने, जैसे हमें क्वेश्चन में कितनी थी ओपनिंग बैलेंस 40,000, क्लोजिंग था 10,000। अब इस पर अगर कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह दी, वो हमें अकाउंट बनाकर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और जो इंश्योरेंस प्रोसीड मिली है हमें, ये इंश्योरेंस किससे रिलेटेड है, मशीनरी से रिलेटेड। सो जो इंश्योरेंस का पैसा भी मिलेगा वो भी कहाँ पर जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले हम मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस प्रिपेयर कर लेते हैं। सो ये मशीनरी अकाउंट नॉर्मल है अपना। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, सो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 2 ओपनिंग बैलेंस। और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है उसने हमें 40,000। और क्लोजिंग कितना दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है उसने हमें 10,000। सो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10,000। और उसने हमें दिया हुआ है लॉस, लॉस कितना दे रखा है 20,000। सो लॉस किस तरफ आता है, लॉस आता है क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, बाय लॉस ऑन मशीन। लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ है 20,000 का। अब उसके अलावा जो बैलेंसिंग फिगर आई हमारी, अगर इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आई उसको हम परचेज लेते हैं, अगर इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आई उसको हम सेल लेते हैं। और सेल कब लेते हैं, जब उसने क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन दे रखी हो। बट उसने क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन भी नहीं दे रखी। सो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम डेप्रिसिएशन मान सकते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन कितनी लगी, 40,000 इस तरफ थी। सो उधर बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी यहाँ पे 10,000। सो टोटल हो जाएगा 40,000। डेप्रिसिएशन कितनी आई, 10,000। सो क्योंकि डेप्रिसिएशन से भी कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, सो 10,000 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो ये आ जाएगा अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हमें कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने सेल कितने की करी, सेल हमने कुछ किया नहीं और ना ही हमने परचेज करी है। बस उसने हमें क्या दे रखा है, उसने दे रखा है इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम मशीनरी। इंश्योरेंस प्रोसीड कितनी मिली है, 14,000। सो वो 14,000 हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या दिखाएंगे, प्रोसीड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इससे हमारे पास कैश इनफ्लो कितना हुआ, 14,000। सो जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसमें इनफ्लो कितना हुआ, उसमें इनफ्लो हुआ है 14,000 का। और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वहाँ से इनफ्लो हुआ है 5,24,000 का। सो अब मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में उसने दिया हुआ था हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम मशीनरी। और क्योंकि पहले प्लांट एंड मशीनरी में फायर लगी उसकी हमें इंश्योरेंस प्रोसीड मिली कितनी, 14,000। और लॉस कितना दे रखा है, 20,000। मशीन और प्लांट का ओपनिंग बैलेंस 40,000, क्लोजिंग दे रखा था 10,000। सो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का आपने प्लस कर रखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको माइनस करोगे। जो माइनस कर रखा है उसको प्लस करोगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में आपने इसको इनकम शो कर दिया होगा इसलिए इसको माइनस करेंगे। और जो लॉस हुआ है इससे कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ इसलिए इसको ऐड करेंगे। सो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्योंकि हमें इंश्योरेंस प्रोसीड मिली है, सो जो ये 14,000 है ये कहाँ पर जाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब जो ये इंश्योरेंस प्रोसीड मिली इसको कभी भी मशीनरी अकाउंट में शो मत कर देना। मशीनरी अकाउंट में क्यों नहीं शो होगा ये, अब जब हमें इंश्योरेंस प्रोसीड मिलेगी इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले मैं आपको लॉस की जर्नल एंट्री करके दिखा देता हूँ। सो लॉस की जर्नल एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर टू मशीन अकाउंट।
सो ये अपनी नॉर्मल एंट्री थी, सो इसलिए इसको हम पोस्ट करेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें लॉस हुआ है। अब दूसरी एंट्री जब हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा तब अपनी जर्नल एंट्री की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिला है। सो ये जो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला, जैसे कि हमें 14,000 मिला है, ये यहाँ पर इस अकाउंट में कभी भी पोस्ट नहीं होगा क्योंकि जर्नल एंट्री क्या बन रही है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। सो इसलिए जो इंश्योरेंस प्रोसीड मिल गया इसको हमें अलग ही शो करना पड़ेगा। सो ये ट्रीटमेंट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और जो हमारी फाइनेंसिंग बची है जिसमें बायबैक करते हैं हम शेयर, उसमें वो सिंपली आउटफ्लो शो हो जाएगा। सो ये था ट्रीटमेंट आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का। सो आज की वीडियो में हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किए कैश फ्लो के, जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।